तो दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जिसका नाम रेनू चौधरी है। उनकी बेटी की 2 साल पहले मौत हो चुकी थी। बीकानेर में रहने वाली ये महिला अमीर परिवार से थी। इनकी बेटी को गुजरे 2 साल हो चुके थे। उनकी अब बेटी को पालतू कुत्तों का बड़ा शौक था और इसके पास अलग अलग ब्रीड के कुत्ते भी थे। उसके पास 4 कुत्ते थे। उसकी मौत के बाद वो कुत्ते उसका पति अपनी सास यानी रेनू चौधरी के पास ले आया, क्योंकि वो उसकी बेटी की निशानी थी। थोड़े समय बाद रेनू चौधरी की तबीयत थोड़ी खराब होने लगी। उन्हें बीच बीच में अस्पताल भी जाना पड़ता था। इधर इन कुत्तों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि ये 4 कुत्ते कुछ समय के लिए किसी और को दे देने चाहिए। तो उन्होंने अपने दामाद को वो कुत्ते किसी और को देने को कह दिया। उसमें 3 कुत्ते अपने एक दोस्त को दे दिए और चौथा कुत्ता वो खुद अपने घर रखने लगा और उसने अपने एक नौकर से उसकी देखभाल करने को कहा। धीरे धीरे वक्त बीतता और रेनू चौधरी को जो थी वो ठीक होने लगी थी। जब वो ठीक हो गई तो उन्होंने अपने दामाद से 4 कुत्तों को वापस लौटाने को कहा। उसके बाद उनका दामाद 3 कुत्ते लेकर आया, तो इस पर रेनू चौधरी ने पूछा, चौथा कुत्ता कहाँ है? उनकी बेटी का वो जो कुत्ता था सबसे फेवरेट कुत्ता था, जिसका नाम था जिगी। तो उनके दामाद उनसे कहा कि उसने वो कुत्ता किसी आर्मी अफसर को दे दिया था और अब उनका कहीं और ट्रांसफ़र हो गया है। पता नहीं किस इंडिया के किस हिस्से में वो पोस्टेड है अब तो। रेनू चौधरी ने भी कहा कि चलो ठीक है, किसी ने तो ख्याल रखा है उसका। अब वो उन 3 कुत्तों के साथ खुश रहने लगी। तभी उनमें से एक कुत्ता जो था वो बीमार पड़ गया। अब उन्होंने पेट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाया, जिनसे वो अक्सर अपने कुत्ते का इलाज करवाया करते थे। अब वो आया घर में। जब वो आया तो उसने उस कुत्ते को देखा। फिर अचानक उस डॉक्टर ने उस लेडी से कहा कि मैम, सो सॉरी, मैं आपकी उस फेवरेट प्यारे कुत्ते को नहीं बचा पाया। वो बड़ा बीमार था और उसकी मौत हो गई। तो रेनू चौधरी ने कहा कि क्या बात कर रहे हैं आप, किसकी बात कर रहे हैं? तो डॉक्टर ने बोला कि वही कुत्ता जिसका नाम जिग्गी था, मैं उसे नहीं बचा पाया। तो उस पर रेनू चौधरी ने कहा कि अरे नहीं, वो तो किसी आर्मी अफसर के पास है, मेरे दामाद ने मुझे खुद बताया है। अब ये बात सुनकर डॉक्टर भी घबरा गया और बोला कि नहीं, वो मेरे पास आया था लेकर उसे, और मैंने उसको देखा था, उसका इलाज भी किया, लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाया और उसकी मौत हो गई। अब इतना कहकर वो डॉक्टर चला गया। अब रेनू चौधरी के दिमाग में तमाम तरह की बातें घूमने लगी। दामाद वापस लौटा तो उन्होंने पूछा कि उस चौथे कुत्ते का तुमने क्या किया है? तो उसने फिर से वही बात बताई कि वो तो मैंने आर्मी अफसर को दे दिया। तब उन्होंने कहा कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, उसकी मौत हो चुकी है। फिर उन्होंने पूरी कहानी सुनाई कि जिस डॉक्टर से तुमने इलाज करवाया था, वो डॉक्टर आज एक दूसरे बीमार कुत्ते को देखने आया था और उसने मुझे सारी सच्चाई बता दी है। अब वो इस बात पर बहाना बनाने लगा। तब रेनू चौधरी ने कहा, नहीं, अब मुझे एक शक हो रहा है, और शक ये है कि क्या जिस तरीके से इस कुत्ते की तुमने जान ली है, कहीं मेरी बेटी का कत्ल भी तो तुमने नहीं किया? कहीं उसकी मौत नेचुरल नहीं बल्कि एक कत्ल का मामला हो? तो उनके दामाद ने बोला कि कैसे बातें कर रहे हो? तब रेनू चौधरी ने बोला कि अब मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर कोई भरोसा है ही नहीं। अब उन्होंने उन सारी चीज़ों को याद करना और कड़ियों को जोड़ना शुरू कर दिया और फिर कहानी 2 साल पहले फ्लैशबैक में चली गई। बात जो है वो 2020 की थी। बीकानेर में ये परिवार रहता था, जिसमें स्वप्न चौधरी, रेनू चौधरी और उनकी एक बिटिया थी। उसका नाम था मोनालिसा, मोनालिसा चौधरी। मोनालिसा एक अमीर घर से थी, तो माँ बाप ने उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी की थी। तो वो बीकानेर और जयपुर उसका आना जाना लगा रहता था। थोड़ी सी आज़ाद ख्याल की थी। 2020 में उसकी मुलाकात एक नौजवान से होती है, जिसका नाम था भवानी सिंह शेखावत। भवानी सिंह शेखावत से मुलाकात के बाद उसे प्यार हो जाता है। घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन मोनालिसा की जिद थी और फिर घर वालों की मर्जी के खिलाफ मोनालिसा भवानी सिंह शेखावत से दिसंबर 2020 में शादी कर लेती है।
शादी के बाद घर वालों को बता देती है। अब माँ बाप ने भी कहा कि चलो बेटी की खुशी है, तो जहाँ बेटी की खुशी है वहीं राजी हो जाते हैं। इधर जयपुर हाईवे के पास इनकी बड़ी ज़मीन थी। मोनालिसा के माँ बाप ने ज़मीन का एक बड़ा टुकड़ा उन्होंने अपनी बेटी को भी दे रखा था। लेकिन मोनालिसा को एक सच्चाई मालूम नहीं थी, और वो ये कि जिस शख्स से उसने प्यार किया है और शादी की थी, वो पहले से ही 2 बार शादी कर चुका था। एक पहली शादी के बाद उसने एक दूसरी शादी अपनी ही गांव की एक लड़की से की थी, और उससे एक उसका बच्चा भी है, और दूसरी का नाम पूनम है। पूनम से ये बात छुपी हुई थी, लेकिन दूसरी पत्नी को ये बात पता चल गई, और धीरे धीरे ये बात छुपती कहाँ ही है, सब सामने आना शुरू हो गया। क्योंकि आपके पास जब 3 पत्नियां हों तो कहाँ तक आप झूठ बोल सकते हैं, कब तक आप झूठ बोल सकते हैं। इसीलिए भवानी ने सोचा कि अब बीकानेर से निकलना ही पड़ेगा, ताकि मोनालिसा को इस बारे में पता ना लगे। इसीलिए वो जयपुर चला जाता है ताकि कुछ बखेड़ा ना हो। अब तो मोनालिसा को अपने साथ जयपुर ले गया, और जयपुर के एक पोश इलाके में एक अपार्टमेंट किराए पर लिया, और दोनों मियाँ बीवी वहीं रहने लगे। अब यहाँ रहने के दौरान मोनालिसा को अब सारी चीज़ें पता चल चुकी थी कि भवानी की और भी 2 पत्नियाँ हैं। भवानी सिंह शेखावत के ऊपर रोक टोक लगानी शुरू कर दी, उसका बाहर जाना बंद करवा दिया, तो वो अपनी बीवी की नज़रों के सामने हर वक्त रहने लगा। करीब शादी को अब 2-3 महीने बीत गए। फरवरी 2021 आ गया। 4 फरवरी 2021 को एक रोज़ अचानक रेणु चौधरी जी के पास बीकानेर में फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला शख्स था भवानी सिंह शेखावत, यानी कि मोनालिसा का पति। वो अपने सास से कहता है कि मोनालिसा को कोरोना हो गया है, और जैसा कि सभी को पता था कि 2021 कोरोना का दौर था, बल्कि 2021 सबसे खतरनाक था। अब कोरोना में कोई किसी के पास आता जाता भी नहीं था, तो उसने बताया कि मोनालिसा की तबीयत ठीक नहीं है और वो हॉस्पिटल में है, और फिर उसने अचानक खबर दी कि वो बच नहीं पाई। मोनालिसा कोरोना की वजह से मर गई है। अब हालात ऐसे थे कि घर वाले देखने भी नहीं आ सकते थे, और हालात ऐसे थे कि घर वाले वहाँ आ भी नहीं सकते थे, मिल भी नहीं सकते थे, और 4 लोग कंधा भी नहीं दे सकते थे। क्योंकि कोरोना का मामला था, तो घर वालों ने दिल पर पत्थर रख कर सब्र कर लिया। फिर भवानी ने बताया कि उसने जयपुर के नियर की जो शमशान में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार करने के बाद बकायदा वो अस्थियों को विसर्जित करने के लिए हरिद्वार भी गया। अब ये सारी चीज़ें हो गई, धीरे धीरे वक्त बीतता रहा, लेकिन जब इस कुत्ते वाली खबर को जब रेणु को पता चली, यानी रेणु चौधरी यानी कि मोनालिसा की माँ को पता चली कि उसके दामाद ने उससे झूठ बोला है कि वो कुत्ता मर चुका है, तब उन्हें अपने दामाद पर शक हुआ। उन्होंने अपने पति से इस बारे में बात की। अब पति स्वप्न चौधरी को भी बहुत सारी चीज़ें जो थी अटपटी लग रही थी कि उनकी बेटी बिल्कुल ठीक ठाक थी। फिर अचानक से कोरोना हुआ और आनन फानन में अंतिम संस्कार भी कर दिया। हालांकि उस वक्त हो रहा था, ये सारी चीज़ें हो ही रही थी, फिर भी उन्हें कुछ डाउट लगा। उन्हें ये भी लगा कि जब भवानी से बात करते हैं और भवानी की माँ से, तो दोनों की अलग अलग बातचीत होती है। हालांकि उन्होंने कोरोना की तारीख भी अलग अलग बताई थी। माँ बेटे दोनों की ही बातों में बड़ी सारी विरोधाभास चीज़ें थी। स्वप्न चौधरी को लाना जैसे ऐसे लगा कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। अब जब उनकी बीवी ने कहा कि मुझे तो पूरा यकीन है इस शख्स ने मोनालिसा के फेवरेट कुत्ते तक के बारे में झूठ बोला है, मुझे लगता है कि इसने कुछ किया है। उन्होंने पुलिस कंप्लेन कर दी। अब 2 साल पुराना मामला, पुलिस की ढीली ढाली अपने जिसे कुछ कर ही नहीं रहे। लेकिन स्वप्न चौधरी का अच्छा रुतबा था। उन्होंने राजस्थान के डीजीपी से मुलाकात की और डीजीपी को पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जाए। डीजीपी ने जयपुर पुलिस को मामले की जांच करने के लिए हुक्म दिए। अब पुलिस ने जांच शुरू कर दी। अब 2 साल बीत चुके थे, पुलिस करे भी तो करे क्या।
तो सबसे पहले तो पुलिस ने भवानी और उसकी माँ का बयान लेना शुरू किया। तो जब बयान लिया तो भवानी सिंह शेखावत ने पूरा स्टेटमेंट दिया कि कैसे 4 फरवरी को वो बीमार पड़ी थी। इसके बाद माँ का बयान लिया गया। अब माँ बेटे के बयान में वाकई अलग अलग बातें थी। पुलिस की टीम हॉस्पिटल पहुंची। इस वक्त कोरोना की लिस्ट निकाली तो लिस्ट में कहीं भी मोनालिसा का नाम नहीं था। फिर उससे पूछा गया भैया कि शमशान में, तो शमशान के बारे में पूछा तो शमशान पहुंचे। पता चला कि शमशान में भी कोई ऐसी आईडी प्रूफ या ऐसा कोई नाम नहीं था। अब बड़ी परेशानी ये थी कि कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा था और सिर्फ हवा में किसी को अरेस्ट भी नहीं कर सकते ना। पुलिस की तफ्तीश चलती रही। अब पुलिस तो उस वक्त के कॉल डिटेल्स निकाले तो उसमें कई चीज़ें मिली थी। उन्होंने देखा कि उस तारीख को वो लोग कहाँ थे। तो जो बयान था उसके उलट ही वो बयान था, जो रिपोर्ट्स थी वो कुछ और ही कह रही थी। और तफ्तीश की तो पता चला कि दिसंबर से पहले 2020 में जब उसने शादी की तो 2-3 महीने पहले मोनालिसा ने एक ज़मीन का टुकड़ा बेचा था और उसकी कीमत थी करीब करीब 1 करोड़ रुपए। और वो 1 करोड़ रुपए मोनालिसा को मिल गए थे। उसमें से 30 लाख अपनी माँ रेनू चौधरी को दिए और 70 लाख खुद रख लिए। उसमें से कुछ EMI और बाकी चीज़ें थी उसने खर्च किए। बाकी वो खर्चीली थी काफ़ी, वैसे शौक़ बड़े थे, उसने अपने पैसे खर्च करने शुरू कर दिए। इधर जो शेखावत था, भवानी सिंह, उसे ये सारी डील और इन पैसों के बारे में जानकारी थी। उसे ये भी पता था कि मोनालिसा की अभी और भी ज़मीन है। तो जब ये पता चला तब उसने उसको अपने प्यार के जाल में फंसाना शुरू किया और उससे प्यार का नाटक किया। मोनालिसा को भी लगा कि वो उससे सच्चा प्यार करता है। फिर दोनों करीब आए, दोस्ती हुई और दिसंबर में एक मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। लेकिन असली नीयत और नज़र जो है उसके पैसे पर थी, मोनालिसा के पैसों पर। अब मोनालिसा का डील हो चुका था, 30 लाख माँ को दे दिए, बाकी कुछ खर्च कर दिए। उसके पास जो अच्छी अच्छी गाड़ियाँ भी थी। अब फरवरी आते आते मोनालिसा को सब सच्चाई पता चल जाती है कि भवानी की और भी 2 शादियाँ हो चुकी हैं। तो मोनालिसा भवानी का बाहर निकलना बंद करवा देती है और उसे पैसे देने भी बंद कर देती है। भवानी देख रहा था कि मोनालिसा बहुत पैसे उड़ा रही थी और उसे लगा जिस चक्कर में उसने शादी की है, अगर वही ना रहे तो शादी का फ़ायदा ही क्या है। तो इसीलिए उसने सोचा कि अगर मोनालिसा को रास्ते से हटा दिया जाए तो करीब करीब 50 लाख के आसपास पड़े हुए हैं उसके पास, वो उसके हो जाएंगे। तब उसने प्लान करके जयपुर के एक अपार्टमेंट भी घर लिया। घर लेने के बाद अब उसे कत्ल करने का तरीका सोचने लगा। इत्तेफाक से कोरोना काल शुरू हो चुका था तो उसका ख्याल आया कि इस वक्त अगर किसी को कोरोना के नाम पर मारा जाए तो उसे कोई देखने भी नहीं आएगा, पुलिस भी नहीं आएगी, कोरोना में हुई मौत के पोस्टमार्टम भी नहीं होते थे। उसे लगा कि ये जो वक्त है बिल्कुल सही वक्त है। मोनालिसा की आदत थी कि वो रात को सोते समय दूध में रसगुल्ला डालकर खाती थी और भवानी को ये बात पता थी। उसने इसी बात का फ़ायदा उठाया। 3 फरवरी 2021 के रात उसने मोनालिसा के दूध में बहुत सारी नींद की गोलियां डालकर और ऊपर से रसगुल्ला डाल दिया ताकि स्वाद का पता ना चल सके। वो दूध पीने और रसगुल्ला खाने के बाद मोनालिसा जो है वो गहरी नींद में चली गई। इसके बाद उसने उसका मुंह दबाया और तब तक दबाता रहा जब तक मोनालिसा की मौत नहीं हो गई। अब मौत के बाद उसे लगा कि क्या किया जाए, तो उसने अपने 2 दोस्त को शामिल किया और अपने ख़ानदान में सबको कहा कि मोनालिसा जो है वो सीढ़ियों से गिर गई है। अब एक तरफ अपने ससुराल वालों को बता रहा था कि मोनालिसा को कोरोना हुआ है, इधर कह रहा है सीढ़ियों से गिर गई है। अपने खंडन में अचानक वो झूठ नहीं बोल सका था क्योंकि एक दिन पहले सबने देखा था कि मोनालिसा ठीक है, दोनों साथ हैं। इसीलिए उसने कहा कि सीढ़ियों से गिर गई है, सर में चोट लगी है और मौत हो गई है। इसके बाद वो सीधे अगले दिन एक जयपुर के निगम के शमशान घाट में लाश को ले जाता है और वहाँ ले जाने के बाद अब शमशान में भी यही कहता है कि इसकी मौत कोरोना की वजह से हुई है। तो डर के मारे कर्मचारी भी साइड हो जाते हैं
उसके बाद वो लाश को चिता के हवाले कर देते हैं और फिर वो लौट आता है। फिर अगले दिन जाकर अस्थियां उठाकर हरिद्वार जाता है और फिर अपने ससुराल फ़ोन करके सारी बात बता देता है। उसके दोस्त के शामिल होने के शक से पुलिस उसको दोस्त को उठाती है और उससे सख्ती करती है। भवानी का दोस्त मुंह खोल देता है और सारी बात बता देता है। इसके बाद भवानी सिंह शेखावत को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और फिर उसने भी अपना फिर मुंह खोल दिया और एक्सेप्ट कर लिया कि उसने ही मोनालिसा का कत्ल किया था। एक के बाद एक को सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। अब लेकिन इसके बाद एक कत्ल ने शमशान और कब्रिस्तान के नियम ही बदल डाले। जब पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी तो पुलिस शमशान घाट गई। शमशान में उसने पूछा कि इन तारीख को कितनी अस्थियां आई थी, तो पता चला कि वहाँ कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। जो कुछ रिकॉर्ड था उसमें नाम और पता जो थे वो गलत थे। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे जो कत्ल या इस तरह की चीज़ें हो सकती थी जिसमें गलत पता पहचान बताकर कोई भी कातिल किसी का कत्ल करे और लाश कहीं और ठिकाने लगाने के बजाय सीधा जाके शमशान में ही चिता के हवाले कर दे। इससे पुलिस को या किसी को कोई भी सुराग मिलेगा ही नहीं। उसी तरह किसी कब्रिस्तान में ले जाकर दफना दें, कभी पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी कब्र में किसकी लाश दफन है। तो जब ये लूपहोल पुलिस को पता चला तो राजस्थान पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑर्डर आया और उस ऑर्डर में ये कहा गया कि अब जितनी भी शमशान और कब्रिस्तान वहाँ पे जब भी कोई लाश आएगी तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस अर्थी या जनाजे के साथ जो लोग आए हैं उनमें से कम 5 लोगों के आईडी जमा होनी चाहिए। साथ ही जिसकी मौत हुई है उसकी भी आईडी प्रूफ साथ होना चाहिए। इसके बिना कोई भी जो चिता है ना वो शमशान में जलेगी ना कब्रिस्तान में दफनाई जाएगी। तो मोनालिसा के इस कत्ल के बाद पहली बार प्रशासन को लगा कि ये ज़रूरी है और उसके बाद से फिर ये नियम और कानून बनाया गया। और अब यही होता है कि जब तक आपके पास आईडी प्रूफ नहीं है, कौन मरा, उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है, उसके साथ कौन लोग हैं, तब तक उसकी ना चिता जलेगी ना ही उसे दफनाया जाएगा। तो इस तरह से इस कत्ल ने कैसे अंतिम संस्कार और दफनाने के नियम तक बदल डाले, ये मोनालिसा के कत्ल के बाद शुरू हुआ था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, बहुत ही दर्दनाक कहानी। और उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा ये बताई गई जो भी स्टोरी है वो आपको अच्छी लगी होगी, ये इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी। और ऐसी ही और भी इन्फॉर्मेशंस के लिए और भी स्टोरीज़ के लिए आप हमारे इस चैनल को, क्राइम आजकल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों, अपने परिवार वालों को ये सब शेयर करें। थैंक यू।